Hi, Namaste everyone. This is अपूर्वा नाइक. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में. आज से हम 2021 के सारे PYQs यहाँ पे चालू करने वाले हैं. मैंने जो PYQs आए हैं उनको सब्जेक्ट के अनुसार मैंने डिवाइड कर दिया है. आज हम टेक्निक को डिस्कस करेंगे. टेक्निक्स के जितने सारे PYQs अभी तक आए हैं वो मैं सारे यहाँ पे ले लूँगी. उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट को भी टारगेट करेंगे. ऐसे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर करके मैं 21 के सारे PYQs पहले ख़त्म करूँगी. फिर हम 20, 90 ऐसे करके सारे जो कि सेट के PYQs है वो हम ख़त्म कर देंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट इज़ यूज्ड while separating the protein by polyacrylamide gel in electrophoresis because. सो SDS फेज को क्यों यूज़ किया जाता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल में सेपरेटिंग करने के लिए. सो व्हाट इज़ द रोल एग्जैक्टली द SDS हैव. सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए पहले तो हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं. इट हेल्प टू स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन मेकिंग इट ईजियर टू सेपरेट इट. इट्स बाइंड टू प्रोटीन एंड कन्फर्म द uniform negative charge density, thereby making them move during the electrophoresis. Decrease surface tension of buffer used for electrophoresis and stabilizing the protein. ये में से 21 का आया हुआ क्वेश्चन है. तो पहली बात तो ये कि SDS जो है वो निगेटिव चार्ज प्रोटीन को प्रोवाइड करता है. अगर मेरे पास ये प्रोटीन है तो इस प्रोटीन पे वो निगेटिव चार्ज ऐड कर देगा. इसके कारण जितना प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही उस पर निगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा. और ये निगेटिव चार्ज हमें हेल्प करता है प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए. अगर छोटा प्रोटीन होगा तो थोड़े निगेटिव चार्ज उस पर आ जाएंगे. अगर बड़ा प्रोटीन होगा तो ज़्यादा निगेटिव चार्ज उस पर आ जाएंगे. सो यही काम करता है SDS. सो SDS बाइंड टू प्रोटीन, confirm the negative charge to the negative charge density, thereby making them move during the electrophoresis. Yeah, this is the answer of this question. I hope आपको ये समझ में आया होगा. हम आगे बढ़ते हैं. Which of the following technique is best to determine the precise location on the radioactive isotopes located in the specimen? पहले तो इसमें पकड़ने वाली बात यह है रेडियो एक्टिव उन्होंने कहा है. चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं. अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ऑटो रेडियोग्राफी एंड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. अगर हम यहाँ देखें तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये हम पहले कट कर सकते. फ्लोरेसेंस का भी नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लोरेसेंस आइसोटोप या फ्लोरेसेंस चीज़ें इन्होंने यूज़ नहीं की है, तो ये भी गया. अब बचा ऑटो फोकस एंड ऑटो रेडियोग्राफी. अगर उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए हैं तो हम रेडियो आइसोटोप या ऑटो रेडियोग्राफी इजीली यूज़ कर सकते हैं. हम लोकेट कर सकते हैं स्पेसिमन में कहाँ वो है. सो दिस इज़ वेरी इजी वे कि हम ऑटो रेडियोग्राफी एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये दोनों चीज़ें भी हमें पता हो तो भी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. सो इजीली आंसर तक पहुँच सकते हैं. तो इसका आंसर हो गया ऑटो रेडियोग्राफी. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. Which type of microscopy? The type of microscopy will be used to examine bacteria that stain by gram staining procedure. So अगर आपने लैब में भी ग्राम स्टेनिंग की होगी तो आपको इजीली पता होगा कि हम ग्राम स्टेनिंग जब करते हैं तब कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसे देखने के लिए. तो पहले हम देखें तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. तो इसे हटाने वाला ऑप्शन तो ये है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो हम यूज़ नहीं करते. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी भी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमने ग्राम स्टेनिंग की है, तो ये भी तो गया. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्यों यूज़ करेंगे अगर हमने स्टेन किया है. अगर स्टेन नहीं किया है तो हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की तरफ बढ़ते हैं. तो ये हमारा आंसर हो गया ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, क्योंकि हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं अगर हमने ग्राम स्टेनिंग किया है, वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम निगेटिव है ये देखने के लिए हम यूज़ करते हैं. अगले तरफ बोलते हैं. NMR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बायोपॉलीमर स्ट्रक्चर. NMR experiments are not limited to study the proton only.
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्रुप ऑफ आइसोटोप यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजोनेंस सिग्नल और टू ऑब्टेन अ रेजोनेंस सिग्नल। अगर हम NMR को देखें तो NMR में दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक तो H1 ये कन्फर्म यूज़ किया जाता है और C13, ये दोनों चीज़ें हमें पता ही होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर जहाँ पे है तो उस ऑप्शन को पहले करेक्ट कर देना। तो पहले H1 तो सभी में है, तो H1 का तो कोई पता नहीं, हम इसके कारण तो आंसर तक नहीं पूछ सकते। अगर हम C को देखें सो C12 यहाँ पे है और यहाँ पे है, वो हम कट कर सकते हैं। B और D में से एक आंसर होगा। हमें नाइट्रोजन के बारे में भी पता होना चाहिए और फ्लोरीन के बारे में भी पता होना चाहिए। इस आंसर में अगर हमें आंसर तक पहुंचना है तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट से आगे अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14 से आगे अगर कोई भी ऑड नंबर हमें मिल रहा है, मतलब +1 करें, 1 इज़ ऑड, या +3 करें तो हमें जो मिलता है, सिर्फ यहाँ पे देखिए तो मॉलिक्यूलर वेट 40 है, तो 40 तो आंसर होने वाला नहीं है। अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 40 है और इसमें +1 कर दिया है, +1 मीन्स प्लस ऑड नंबर कर दिया है, तो ये नाइट्रोजन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 15 है। अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, ठीक है, यहाँ पे भी +1, तो +1 इज़ ऑड नंबर, तो +1 क्या है, इसलिए फ्लोरीन को भी हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा हो, नाइट्रोजन हमें पता है 14 है, अगर +3 भी यहाँ पे लिखा है, अगर नाइट्रोजन 17 भी यहाँ पे लिखा होता तो भी हम इसे ले सकते थे। तो इसका मतलब और नंबर चाहिए आगे वाला, सो इसीलिए इसका आंसर हो गया डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम कार्बन को भी देखें तो कार्बन हम 12 कहते हैं, 12 +1, 1 इज़ ऑड नंबर, सो C13 है, इसीलिए हम C13 को लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो लीनियर DNA इज़ 100% लेबल एट वन एंड, सो एक तरफ यहाँ पे लेबल्ड है 3 रेस्ट्रिक्शन साइड ऑफ इको R1, सो ये 3 रेस्ट्रिक्शन साइड यहाँ पे है जो कि इको R1 की है। इफ़ इट इज़ डाइजेस्टेड बाय इको R1, so the possible fragments are produced. How many of this fragment are labeled and how many are non-labeled? So इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे पास एक DNA है जिसमें कि एक जो पार्ट है 5 प्राइम एंड से लेबल है, मोस्ट कॉमनली 5 प्राइम लेबल होता है, तो मैंने यहाँ पे 5 प्राइम को लेबल कर दिया है और हमें ये बताया है कि यहाँ पे 3 जो है वो इको R1 की साइट है, जो कि यहाँ पे ये 3 इको R1 की साइट मैंने दिखाई। अगर हम इसे इको R1 से डाइजेस्ट कर दें तो हमें कितनी लेबल्ड एंड कितने अनलेबल्ड मार्कर्स मिलेंगे या कितने अनलेबल्ड फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, ऐसा पूछा है। पहले हम लेबल्ड को देखें तो हमें ये पता है कि लेबल्ड तो 5 प्राइम्स है, तो 5 प्राइम को हमें कट नहीं करना है, वो तो इंटैक्ट होना चाहिए, इसीलिए हमें लेबल्ड फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। अगर हम पहले को देखें तो ये तीनों साइड अगर कट ना हो तो हमें पूरा इंटैक्ट फ्रैगमेंट मिलेगा जो कि लेबल्ड होगा, ये होगा पहला फ्रैगमेंट। अगर दूसरा अगर हम देखें हमें ये कट हो गया तो हमें ये दूसरा फ्रैगमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर ये कट हो जाए और ये फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाए तो हमें लेबल्ड फ्रैगमेंट ये एक मिलेगा, और अगर ये कट हो जाए तो ये इधर का ये सारा निकल जाएगा, सिर्फ इतना मिलेगा, यहाँ तक फ्रैगमेंट मिलेगा और ये एक फ्रैगमेंट बच जाएगा। तो इससे होगा क्या कि हमें 4 लेबल्ड फ्रैगमेंट मिलेंगे। ये जो कटा हुआ है ये हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो लेबल्ड नहीं है, वो 5 प्राइम से बाहर चला गया है, इसलिए यहाँ पे कोई फ्रैगमेंट या यहाँ पे कोई लेबल्ड नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। क्या करेंगे, जो लेबल्ड फ्रैगमेंट है उसी को लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
मैं क्या कह रही हूँ, मैं फिर से एक बार के आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या किया है। हमारे पास एक फ्रैगमेंट है, उसमें 3 इको R1 की साइड है। अगर यहाँ पे 3 इको R1 की साइड मैंने यहाँ पे लिख दी और एक 5 प्राइम लेबल कर दिया। अगर हमने इको R1 से डाइजेस्ट किया तो हमें कितने लेबल्ड फ्रैगमेंट मिलेंगे। पहली बार तो ये भी चांसेस होते हैं कि कोई भी फ्रैगमेंट डिग्रेड ना हो, तो ऐसे कि ऐसा फ्रैगमेंट हमें मिल सकता है, इसीलिए ये एक फ्रैगमेंट हमने ले ली। दूसरी बात, हमें अगर ये साइट हमने डिग्रेड कर दी जो कि यहाँ पे है, ये फ्रैगमेंट यहाँ से निकल जाएगा, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लेबल नहीं है, तो ये गया। सिर्फ ये एक फ्रैगमेंट यहाँ पे बचा जिसे हम कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास ये है कि ये फ्रैगमेंट कट गया, तो यह एक R1 ने कट कर दिया, तो ये एक साइट हमें मिल जाएगी। अगर ये कट हो गया तो ये एक साइट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें कितने साइट्स मिल रहे हैं? 4 फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। अगर हम सिंपल वे में कहें तो जितने साइट्स है +1 अगर हम करें तो हमें लेबल्ड फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं। दैट इज़ कि यहाँ पे अगर 3 साइट्स है तो 3 + 1 अगर हम करें तो यहाँ पे 4 है, तो 4 लेबल्ड फ्रैगमेंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसका आंसर हो गया कि हमें 4 लेबल्ड फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। तो चलिए हम फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि कितने लेबल्ड एंड कितने अनलेबल्ड। तो हमें लेबल का तो पता चल गया कि 4 लेबल्ड है, और बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो मैं आपको अनलेबल्ड कितने हैं वो मैं बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हमें अनलेबल्ड पूछा है, मतलब ये एन को हम अब कंसिडर नहीं करेंगे। ये एन को छोड़ के जो बाकी जो बचे हुए फ्रैगमेंट्स है वो सारे अनलेबल्ड है। तो वो कितने हैं? पहले अगर हम देखें तो कोई भी ये फ्रैगमेंट अगर कट हो जाए तो हमें ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा। अगर ये इको R1 कट हो गया तो ये हो गया पहला फ्रैगमेंट। अगर ये और ये ऐसे दोनों फ्रैगमेंट कट हो जाए तो हमें ये दूसरा फ्रैगमेंट मिल जाएगा। अगर हम तीसरे फ्रैगमेंट की बात करें तो ये और ये ऐसा कट हो जाए तो ये तीसरा फ्रैगमेंट हमें मिल जाएगा। चौथा फ्रैगमेंट इज दिस कि ये सिर्फ कट हो गया तो ये वाला फ्रैगमेंट जो है वो चौथा फ्रैगमेंट मिल जाएगा। अगर ये कट हो गया तो ये वाला फ्रैगमेंट मिल जाएगा जो कि पाँचवा। और 6 नंबर का फ्रैगमेंट ये और ये कट हो गया तो हमें ये 6 नंबर का फ्रैगमेंट मिल जाएगा। सो इस तरह से 6 अनलेबल्ड फ्रैगमेंट मिल जाएंगे और 4 लेबल्ड फ्रैगमेंट आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार घर पे बुक पे एक बार प्रैक्टिस करके आप देखिए, बहुत इजी वे में है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा 4 लेबल्ड एंड 6 अनलेबल्ड फ्रैगमेंट्स हमें मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो इन फर्मेंटर द टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रॉथ। तो अगर हम फर्मेंटर को देखें तो फर्मेंटर ऐसा होता है, अगर यहाँ ब्रॉथ है तो ब्रॉथ के ऊपर यहाँ पे जो जगह है उसे क्या कहते हैं, ऐसा इसने पूछा है। तो हम स्टाफ भी नहीं कहते, हेड स्पेस, यस हम इसे हेड स्पेस कहते हैं। इम्पेलर एंड स्पार्जर भी नहीं कहते, तो इसका आंसर हो गया हेड स्पेस। जो जगह ऊपर बची हुई है ब्रॉथ को छोड़ के, इसे हम कहेंगे हेड स्पेस। ठीक है। टीआई प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम। टीआई प्लाज्मिड कहाँ से आया है, ऐसा क्वेश्चन है। तो बैसिलस थोरनजेनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम सीजोजीन, थर्मस एक्वाटिकस एंड एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसेंस। सो इसका आंसर बहुत ही इजी है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसेंस है। टूमीफेसेंस से ही यह टीआई प्लाज्मिड आता है। तो द प्रोटीन बाइंडिंग साइट इन द डीएनए कैन ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। प्रोटीन बाइंडिंग साइट इन अ डीएनए। सो अगर हम प्रोटीन को देखें, अगर हम इस डीएनए को देखें तो डीएनए पे प्रोटीन बाइंड होता है।
तो किस साइट पे प्रोटीन बाइंड होता है, वो साइट कैसे पता चलेगी, कैसे आइडेंटिफाइड होगी, तो वो हम आइडेंटिफाइड किस मेथड से कर सकते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। पहली बात तो हम फुटप्रिंटिंग से ऑफ कोर्स प्रोटीन बाइंडिंग साइट पता कर सकते हैं कि साइट पे एग्जैक्टली प्रोटीन बाइंड हो रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा वो हम अब पहले देखते हैं। मैं फुटप्रिंटिंग आपको दिखाती हूँ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को हमने एंड पे लेबल कर दिया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि 5 प्राइम एंड को हमने यहाँ पे लेबल कर दिया। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एक डाइजेस्ट में हमने प्रोटीन ऐड नहीं किया और एक डाइजेस्ट में प्रोटीन ऐड कर दिया, ठीक है। अगर हमने प्रोटीन ऐड नहीं किया है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर प्रोटीन ऐड किया है तो वो प्रोटीन उस साइट पे जाके बाइंड होगा जिस साइट पे वो डीएनए पे बाइंड होता है, तो वो यहाँ पे डीएनए पे बाइंड हो गया। अगर हम आगे देखें तो हम उसी फ्रैगमेंट को डाइजेस्ट कर देते हैं डीएनए ज़ुबान से। सो यहाँ पे डीएनए ज़ुबान से हमने उसको डाइजेस्ट कर दिया। अगर डाइजेस्ट कर दिया तो यहाँ पे तो प्रोटीन है नहीं, तो हर उस जगह पे वो बाइंड होगा और डीएनए को कट कर देगा, डीएनए को फ्रैगमेंटराइज कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स आर बाइंडिंग ओवर देयर, डीएनए वन आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट कंटेंट, सो वो डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। अगर हम इस दोनों मिक्सचर को अगर हम रन कर दें तो कैसा दिखेगा। अगर हम देखें तो पहले तो सभी चीज़ें, पहले सैंपल की डाइजेस्ट हो चुकी है तो वो सभी चीज़ें क्या होगी, हमें जेल में दिखेगी। लेकिन बिकॉज ऑफ द सेकेंड सैंपल प्रोटीन्स आर बाइंडिंग, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कुछ फ्रैगमेंट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये कि ये जो सारे सैंपल्स हैं और ये जो सारे सीक्वेंस है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटीन बाइंड हो रहा है, इसी कारण यहाँ पे हमें फ्रैगमेंट्स नहीं मिल रहे। तो यही डीएनए है जिसको हम लेकर श्योर हो जाते हैं कि यही वो डीएनए फ्रैगमेंट्स है और यही डीएनए साइट है जहाँ पे प्रोटीन्स बाइंड होते हैं। हम कंपैरिजन करने के लिए ये डाइजेस्टेड सैंपल्स को लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं तो प्रोटीन बाइंडिंग साइट ऑन अ डीएनए कैन आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। सो इसका आंसर है फुटप्रिंट, ठीक है। RAPD इज अ मार्कर ऑफ, इसको याद रखने के लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, AFLP एंड RAPD। इनको एक ग्रुप में ले लेंगे और RFLP को एक ग्रुप में ले लेंगे। ये दोनों जो है वो डोमिनेंट मार्कर है और ये जो है वो को डोमिनेंट मार्कर। अगर आप ए को याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा, दैट इज़ AFLP। AFLP डोमिनेंट है, सो अगर AFLP है तो आपको RFLP नहीं लेना है, RAPD लेना है। सो ये दोनों को एक ग्रुप में लेकर आपको डोमिनेंट साइड पे लेना है एंड AFLP को आपको को डोमिनेंट साइड में। अगर आप ये डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट क्या है अगर हम देखें तो डोमिनेंट मार्कर ऐसा कि जो सिर्फ हमें होमोजाइगोसिटी को बताएगा और को डोमिनेंट मार्कर ऐसा जो होमो भी बताएगा और हेटेरो भी बताएगा, दोनों डोमिनेंट दोनों को बताएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट मार्कर। अगर हम RAPD को देखें तो RAPD एक डोमिनेंट मार्कर है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। सो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस जो टेक्निक से आए थे वो कर लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग।